चलिए जी, हम स्टार्ट करेंगे। हम नीड ऑफ करिकुलम से हम स्टार्ट करेंगे कि करिकुलम की जरूरत क्यों महसूस हुई हमें, क्यों होती है। हमें होता है कि हेल्प टू एजुकेशनल एम्स अचीव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, करिकुलम को ऑफ करेंगे। उसके बाद क्या है कि वो कहता है कि जी इट फिक्सेस द लिमिट्स ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। क्योंकि जो करिकुलम होता है वो एक प्रॉपर डिजाइंड होता है, फॉर्मल, और वो हमारी लिमिटेशंस को बता देता है कि टीचर्स और स्टूडेंट की क्या लिमिटेशंस है, क्या हदूद है, क्या जो है राज है जिसके अंदर रहते हुए नए इस सिस्टम को अडॉप्ट करना है। उसके बाद इट प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब करिकुलम जो है, देखिए आपके पास एजुकेशन जो किस तरह आती है, रिटन मटेरियल के जरिए आती है, या फिर क्या आती है आपके पास इनफॉर्मल, जो आप लोगों से सीखते हैं। ठीक है, तो रिटन जो है सारा वो क्या है, आपका कंटेंट जो है बेसिकली वो क्या है आपका। तो इसलिए जो है ये क्या प्रमोट करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होगी हमारे अंदर, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगी, ये सारी क्या वैल्यूज हैं। क्या है आपको जी। उसके बाद सिविक सेंस एंड सिटीजनशिप। अब सिविक सेंस और सिटीजनशिप के हमारे अंदर वही है, जो हमारे कल्चरल जो वैल्यूज होती हैं, हमें एक अच्छा शहरी बनने के लिए एक मुआशरे में जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है, जो जो बिलीव्स वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं, आपकी सिटीजनशिप या सिविक सेंसेस कहलाती हैं। ये डेवलप करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द करेक्टर डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट के अंदर बड़ा हेल्प आउट करता है ये। इसके अलावा इट सेट्स क्राइटेरिया फॉर द सूटेबल टीचर्स। सर ना वॉइस आ रही है ना स्क्रीन शेयर है। हेलो सर। जी जी, मैं अभी कर रहा हूँ। वो नेटवर्क की वजह से ड्रॉप हो गई थी कॉल, दोबारा से रिज्वाइन हुई है। आज यहाँ पे थे हमारी नीड ऑफ करिकुलम्स कौन हिंदी कौन सी वाले हैं। से स्टार्ट कर दे। यहीं से स्टार्ट करूँ तो इट सेट्स क्रिएट, यहाँ से था, इट हैव्स टू सिलेक्ट टीचिंग मेथड आ गया। पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है ना ये क्या करते हैं, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को शेप देती है करिकुलम। क्योंकि वो आप देखिए बच्चों को कोई भी आप करिकुलम पढ़ा, यानी कि कोई भी बुक्स पढ़ाते हैं तो उसके अंदर उसकी जो प्रैक्टिकल और फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है, प्रैक्टिकल जो लाइफ होती है, उसकी जो सोशल डेवलपमेंट होती है, वो सारी उससे हो रही होती है। इमोशनल हर चीज जो है ना वो क्या कर रहा होता है, बच्चा अपनी एजुकेशन से सीख रहा होता है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन एजुकेशन। अब मतलब कि एजुकेशन के अंदर कोई नई ट्रेंड्स आ रही हैं, नई पॉलिसीज आ रही हैं, कोई डेवलपमेंट आ रही हैं, तो वो भी क्या होती है, उसको रिफ्लेक्ट कौन करता है, करिकुलम करता है। क्योंकि वो करिकुलम रिन्यूअल के अंदर जो है ना वो चीजें आ रही होती हैं। उसके अलावा इट एनहांस द नॉलेज एंड एक्विजिशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। कोई भी नॉलेज है, कोई भी जो है एक्विजिशन, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप करिकुलम को स्टडी करें। कोई भी बुक को उठा लें, इस्लामियत की, उर्दू की, मुतालिया की, तो आपको क्या होगा, एक तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो है ना नॉलेज प्रोवाइड होगा, आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं।
जी। अब है कंपोनेंट या एलिमेंट्स, ये एक ही चीज है, कंपोनेंट या एलिमेंट्स, करिकुलम डिजाइन। अच्छा, कंपोनेंट या एलिमेंट क्या है? करिकुलम डिजाइन करने के चार कंपोनेंट या एलिमेंट होते हैं। इनको एलिमेंट भी कह सकता है, कंपोनेंट भी कह सकता है। क्या है? चार। आप इसको याद कर रहे हैं, एक वर्ड है कोल से, COLE, कोल। तरतीब इसकी कुछ अलग है, बट आपको याद करने के लिए जो नहीं बताया गया है कोल का वर्ड, तो कोल से याद कर ले। कोल क्या है? आपका करिकुलम जो कंपोनेंट और एलिमेंट है, ये उनको कहा जाता है, कोल कहा जाता है। तो कोल में सी से क्या है आपके? सी से जो है आप ओ से ऑब्जेक्टिव हो गया, मैं बताता हूँ। एल से क्या हो गया आपका? ये एम है, ठीक है। उसके अलावा कंटेंट हो गया सी से। एल से आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जिसको क्या कहा जाता है? मेथोडोलॉजी। और ई से क्या? एवोल्यूशन। अब चार हैं, मैं बता देता हूँ तरतीब से कौन कौन से हैं। मैं तरतीब से अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें सबसे पहले आपके एम्स आते हैं। एम्स के बाद आपका क्या आता है? एम्स और ऑब्जेक्टिव एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सी, कंटेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जिसको टीचिंग मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद आखिर में आता है आपका एवोल्यूशन आता है। ये चार होते हैं। हम इसको वैसे क्या करते हैं, कोल के वर्ड से आप याद रखें कि आपको याद रह जाए। अब कौन कौन से एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये एक ही चीज है। एजुकेशनल एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैंने पहले भी बताया। एजुकेशनल एम क्या होते हैं? एम हमेशा नेशनल लेवल के ऊपर होते हैं। रेफर टू द ओवरऑल पर्पस ऑफ द एजुकेशन विच रिप्रेजेंट द नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी मैनिफेस्टेड इन इट्स एजुकेशन पॉलिसी। अब ये जो एम्स होते हैं, ये एजुकेशनल पॉलिसी के जरिए दिए जाते हैं, कि हमारी जो पॉलिसी होती है उसके तहत जो है ना ये ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। क्योंकि हमेशा एजुकेशन जो पॉलिसी होती है वो नेशनल लेवल के ऊपर बनाई जाती है ओवरऑल, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। तो एम्स क्या हो गए? नेशनल लेवल के ऊपर होते हैं। उसके बाद आ जाता है गोल्स। गोल्स क्या होते हैं? आपके इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर होते हैं। जनरल पर्पस ऑफ द एजुकेशन दैट नॉर्मली प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर स्टेज और द लेवल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। एक खास स्टेज या एक खास स्टेज के ऊपर जो है ये दिए जाते हैं गोल्स। इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड के ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? गोल्स होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये क्लासरूम लेवल के होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि आया कि हमारे बिहेवियर जो है क्लासरूम में चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे पढ़ने से, तो उसको जो है ना स्टडी करते हैं। चेंज इन बिहेवियर्स विच वी होप विल रिजल्ट फ्रॉम स्टडी ए पार्टिकुलर कोर्स। कोर्स को जब हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव, या फिर क्लासरूम लेवल के ऊपर होते हैं। अब इसका जो बेसिक डिफरेंस है इनका मैं बता दूं आपको। एम्स होते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। आपका जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर होते हैं। और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लासरूम लेवल के ऊपर होते हैं। पहले एम आ गया कंपोनेंट। दूसरा इसका देखिएगा क्या है? कंटेंट। चार है: एम, कंटेंट, मेथोडोलॉजी और एवोल्यूशन। ठीक है, ये है। अब देखते हैं सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट क्या होता है। दिस एलिमेंट व्हिच हैज बीन एम्फसाइज्ड मेनली इन द पास्ट। अब कंटेंट क्या होता है? कंटेंट में मोस्टली दिया जाता है कि हम क्या करते हैं कंटेंट में। जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं, तो आपके पास कंटेंट का होना लाजमी होता है। आपका मटेरियल का होना लाजमी है। उसके लिए क्या है कि आपके पास पास्ट मटेरियल का होना लाजमी होता है। जब तक आपके पास पास्ट इवेंट्स का पता नहीं होगा कि क्या हो चुका है, कि आप नया करिकुलम डिजाइन नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा मेथोडोलॉजी है, तीसरा है, जिसको पेडागोजी भी कहा जाता है या लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी कहा जाता है। कोल में लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, वैसे मेथोडोलॉजी है। इट इंक्लूड मेथड अडॉप्टेड बाय द टीचर, कि आप टीचर ने कौन से मेथड यूज करने हैं, अडॉप्ट करने हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने हैं। और जो लेक्चर्स है, कंटेंट है, वो डिलीवर करना है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड द लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द स्टूडेंट। ठीक है, टीचर ने कौन सा मेथड यूज करना है और बच्चों से लर्निंग एक्टिविटीज परफॉर्म कौन सी करवानी है, ये क्या है आपका मेथोडोलॉजी। चौथा जो है मेन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन है। गिव ए जजमेंट डिसीजंस अबाउट द वर्थ वैल्यू। जहां पे भी जजमेंट का वर्ड आ जाए, डिसीजन का वर्ड आ जाए, वर्थ का वर्ड आ जाए, वैल्यू का आ जाए, स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग का,
ये वर्ड्स जहां भी आ जाए इट्स मीन कि आपकी क्या है, एवोल्यूशन की बात कर रहा है। एवोल्यूशन कहते हैं जजमेंट होती है। ठीक है, हम किसी चीज की वैल्यू को जब जज करते हैं कि आया कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड द एवोल्यूशन कहलाती है। उसके बाद है फाउंडेशंस है, ये भी चार है फाउंडेशंस। ठीक है, फाउंडेशंस जो है ये भी चार हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि फाउंडेशंस होती क्या है। फाउंडेशन जो है, करिकुलम मस्ट टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग कंसीडरेशन और फाउंडेशंस, अदरवाइज इट विल रिमेन बुकिश। अब देखिए, कोई भी करिकुलम होता है वो बेस्ड करता है किसी ना किसी फाउंडेशन के ऊपर, किसी ना किसी फिलोसफी के ऊपर। अगर किसी भी करिकुलम के अंदर कोई फिलोसफी नहीं है, वो क्या है, बुकिश नॉलेज है, जस्ट आप उसे पढ़ते रहे, आपके किसी काम का नहीं है। जब तक उसके अंदर कोई फिलॉसफी नहीं होगी, ठीक है, कोई फाउंडेशंस नहीं होगी, कोई कंडीशंस नहीं होंगे, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, कोई इसके अगर नहीं होंगे, तो वो आपका करिकुलम किसी काम का नहीं है, वो जस्ट एक बुकिश नॉलेज है। एक करिकुलम दैट इग्नोर्स दीज फाउंडेशंस, अब ये जो फाउंडेशंस है, फिलोसफी, अगर इसको करिकुलम इग्नोर कर देता है, इट्स मीन डज नॉट सर्व एनी पर्पस, उसका कोई मकसद नहीं रहता। A sound curriculum must be based on the need and the aspiration of the learners as well as the society. अगर हम चाहते हैं कि हमारा करिकुलम इफेक्टिव हो सोसाइटी के लिए, तो हमें फाउंडेशंस को काउंट करना पड़ेगा। कौन सी फाउंडेशंस हैं? चार हैं। सबसे पहली कौन सी है? फिलोसफिकल फाउंडेशन है। इसको देखिएगा कि फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है। कहता है फिलोसफी इज द परसूट ऑफ विजडम एंड द नॉलेज। अब फिलोसफी क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव है आपकी, ये आ चुकी है। फिलोसफी इज परसूट ऑफ द विजडम एंड द नॉलेज। फिलोसफी क्या होती है? विजडम एंड नॉलेज, मतलब कि जो हम हमारे अंदर जो इल्म आता है, जो अक्लमंदी आती है, दैट इज कॉल्ड, ये क्या होता है बेसिकली, किसकी वजह से? फिलोसफी की वजह से होती है। ठीक है, फिलोसफी की वजह से होती है। और वर्ड जो है फिलोसफी, डेफिनेटली फिलोसोफिया से निकला है, जिसका नाम क्या है? लव ऑफ द विजडम, जिसको हम कहते हैं, जिसके मीनिंग है। तो इसलिए क्या हो गया फिलोसफी? Philosophy is pursuit to the wisdom and the knowledge. It is the study of realities and general principles. Philosophy क्या है? स्टडी है रियलिटीज की और जनरल प्रिंसिपल्स की स्टडी है। इट कंसर्न विद द रिसर्च ऑफ द इंटरनल ट्रूथ। इंटरनल ट्रूथ की बात करें, उसको अगर आपने सच अंदर से निकालना है, तो आपको क्या यूज करनी पड़ेगी? फिलोसफी यूज करनी पड़ेगी। Every society is held together by the common faith or the philosophy, which serves its member as a guide for the living a good life. कहते थे कि कोई भी सोसाइटी है, उसके जो मेंबर्स हैं आपस में जो कनेक्टेड है, वो किसी न किसी फिलोसफी के तहत है। ठीक है, अगर आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आपको फिलोसफिकली जो है ना, आपको क्या करने पड़ेंगे? करिकुलम के अंदर फाउंडेशंस को, फिलोसफिकल फाउंडेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा, उसमें मटेरियल देना पड़ेगा आपको। उसको इट हेल्प्स एजुकेटर्स in formulating beliefs, arguments and assumptions and in making the value judgment. कौन करेगी? फिलोसफी हेल्प आउट करेगी। उसके बाद फिलोसफिकल फाउंडेशंस और कौन कौन सी हैं? फिलोसफिकल फाउंडेशन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये सारी आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, पेरेनियलिज्म हो गया, एसेंशियलिज्म हो गया, प्रोग्रेसिविज्म हो गया, रिकंस्ट्रक्शनिज्म हो गया। ये सारी क्या है? आपकी फिलोसफिकल जो है फाउंडेशंस हैं सारी आपकी। ये हम जाके आगे इसमें पढ़ेंगे, फिलोसफी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की हम बात करते हैं। तो दूसरी है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, पहली फिलोसफिकल, दूसरी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या करती है? आपके माइंड से, आपके बिहेवियर से, आपकी सोल से करती है। यानी कि जो हम लॉजिकली इंटेंशनली जो चीजें हम एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द, क्या कहलाती है? साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कहलाती है। साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड है, वहां से डिराइव किया गया साइकोलॉजी वर्ड को। कौन सा? सैकी एंड लोगास। सैकी का मतलब क्या है? सोल। लोगास का मतलब क्या है? स्टडी। सो इट्स मींस, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द सोल, यानी कि रूह को स्टडी करना, बिहेवियर को स्टडी करना, माइंड को स्टडी करना। सो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर आ जाए, ह्यूमन माइंड आ जाए, ह्यूमन सोल आ जाए, ये क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। साइकोलॉजी अटेम्प्ट टू डिजायर द एक्सप्लेन, साइकोलॉजी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब
एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। अब साइकोलॉजी का मकसद क्या होता है बेसिकली, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आए हुए हैं, फाउंडेशन आई हुई है, उसका मतलब क्या है कि लॉजिकली क्या करना है, हमने उनको एक्वायर करना है, ठीक है, मेंटली उनको क्या करना है, बेहतर करना है, उनके बिहेवियर को ठीक करना है। और जैसा किसी टॉपिक में आ जाता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं मैथ के, वो हमारे माइंड को क्या कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। कहीं पे कोई ऐसे टॉपिक आ जाता है बिहेवियर के हवाले से कि अगर हम किसी के साथ जो है इखलाकी बुराई करते हैं या किसी को गालियां देते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि ये क्या हमारे बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जा रही होती है एजुकेशन के जरिए। वो किसकी वजह से होती है, सारी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट and learning and provides various techniques of the inquiry for the use of the curriculum area। अब जो किसी भी स्टूडेंट के अंदर जो लर्निंग इंसाइट्स होती हैं अंदर, उसकी इंटेंशंस जो होती हैं, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, वो किसकी वजह से होती है, साइकोलॉजी की वजह से होती है। एंड फोकसेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड द लर्निंग बिहेवियरिज्म। उसके बाद सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस है, देखेंगे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या होते हैं, वो फाउंडेशन जो क्या आउट करती है आपको, या आपके अंदर डेवलप करती है, सोशल फैक्टर्स डेवलप करती है आपको कि आपने सोसाइटी में रहना किस तरह है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन किस तरह करनी है, दूसरों के साथ बिहेव किस तरह करना है। तो ये क्या सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस है, उसके जरिए जो है डेवलप की जाती है सारी। सोशियोलॉजी इज डीम्ड एज इन डिक्शनरी इज द साइंस और द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, साइंस और द स्टडी ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। A curriculum that ignores sociological foundation does not serve any purpose। कहता कोई भी करिकुलम जो इग्नोर करता है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस को, उसका उसका भी, अगर करिकुलम के अंदर सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है, तो क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है उस कोर्स का। So the result and the wastage of the time, energy and the resources, it will produce individual who cannot play their role effectively enlightened members of the society। अब जिसके अंदर ये चीजें नहीं है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो जिंदगी में आए, पढ़ा रहे, चला जाए, वो सोसाइटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, उसका कोई मस्बत किरदार नहीं है। अब नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस। हिस्टोरिकल देखिएगा, हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, अब इसमें क्या होता है, पास्ट इवेंट को स्टडी किया जाता है, अपने ये माजी को, और वहां से रखकर क्या किया जाता है, पास्ट आपका सारा बताया जाता है, और वहां से आप क्या करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। हिस्टोरिकल फाउंडेशन से एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ए करिकुलम दैट इग्नोर्स द हिस्टोरिकल फाउंडेशन डज नॉट फुलफिल एनी पर्पस। अगर आप हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको अगर आप मिस कर देते हैं, हिस्टोरिकल फाउंडेशंस को किसी भी करिकुलम में, तो आप अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर नहीं कर सकते। दिस डील विद द पास्ट इवेंट्स which have led to the present trends of the education। अब देखें, ये बात कर रहा है किसकी, हिस्टोरिकल फाउंडेशन में पास्ट इवेंट की बात कर रहा है। वो कहता है अगर पास्ट इवेंट को आप स्टडी करेंगे तो इसके आप ये किसको लीड करेगा, ये आपका लीड करेगा न्यू ट्रेंड्स इन द एजुकेशन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल द टू नेशन थ्योरी इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। अगर हम टू नेशन थ्योरी को स्टडी ना करें तो हम आगे नहीं वो कर सकते, हम इसको नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर था जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान को बनाया गया था। जी यहाँ तक क्लियर है। जी सर। जी सर। चले हम आगे देखते लेते हैं, कुछ करिकुलम की टाइप्स है, ये देखते हैं हम। आगे टाइप्स ऑफ करिकुलम्स है, ये देख लीजिएगा। अब क्या है, रिटन करिकुलम। जिसको रिटन करिकुलम क्या होता है, वो जो लिखा जाए। इसका सिंपल क्या है, रिटन करिकुलम क्या होता है, आपका कंटेंट होता है। गिवन द बेसिक लेसन प्लान्स टू बी फॉलोड इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, सीक्वेंस एंड द मटेरियल, दिस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द अकाउंटेबिलिटी। रिटर्न करिकुलम क्या करता है, आपका अकाउंटेबिलिटी के लिए अहम है। जब तक आप रिटर्न मटेरियल नहीं है, आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते, आप फर्जी काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, रिटर्न करिकुलम क्या होता है, आपका जो रिटर्न कंटेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न करिकुलम कहलाता है।
उसके बाद ऑपरेशनल करिकुलम होता है। ये करिकुलम क्या होता है, कहते हैं इज द व्हाट इज टॉट बाय द टीचर एंड हाउ इट इज कम्युनिकेटेड। अब इसमें क्या ऑपरेशनल, ऑपरेशन में ये है कि जी टीचर ने क्या पढ़ाया और कम्युनिकेट किया। टीचर ने क्या पढ़ाया है और क्या कम्युनिकेट किया है, जो बच्चों ने पढ़ा है, ये क्या ऑपरेशनल करिकुलम ऑपरेट हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। इंक्लूड्स व्हाट द टीचर टीच इन द क्लास एंड द लर्निंग आउटकम्स फॉर द स्टूडेंट, कि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया और उसके स्टूडेंट के लिए लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, ये दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशनल करिकुलम कहलाता है। उसके बाद है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम क्या होता है, वो जिसके अंदर कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज वगैरह क्या हो, हिडन हो। इंक्लूड द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ द सराउंडिंग सोसाइटी, दीज आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल दैट द फर्स्ट टू एंड मे बी कॉन्फ्लिक्ट विद देम। अब ये जो हिडन करिकुलम है, ऊपर वाले दो से जो है ना ये स्ट्रॉन्ग है, रिटन और ऑपरेशनल करिकुलम से। और अगर इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ऊपर वाले दो और इसके दरमियान, would add that is something there is not explicitly taught, but that is the part of the what models of the school, university and the environment. हिडन करिकुलम क्या होता है, ये रिटर्न में नहीं होता, ये छुपा होता है, यानी कि आपके जो फिलोसफिकल फाउंडेशंस होती है इसमें होती हैं। आप कोई कंटेंट पढ़ते हैं, उससे जो आप पीछे बैकग्राउंड लर्निंग जो हो रही होती है आपकी, उससे जो आपकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, आप एनवायरनमेंट से सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड द हिडन करिकुलम कहलाता है। अपने किसी दोस्त अहबाब से सीखते हैं हिडन करिकुलम में। इसको थोड़ा सा जस्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या है हिडन करिकुलम। जो टर्म है वो यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द सोशल रूल्स, कोई अनरिटन सोशल रूल जो आपके रिटर्न नहीं है, यानी कि आपने किसी के साथ अच्छा कर दिया, किसी ने आपको दुआ दे दी, किसी से आपने उसको देखकर लर्निंग कर ली, तो ये चीजें क्या है आपकी अनरिटन करिकुलम है। ये कोई रूल्स नहीं है, ये वो है जो आपके अखलाकियात है, जो आपकी तरबियत से आती है। ये क्या आपका सारा क्या अनरिटन हिडन करिकुलम है। एक्सपेक्टेशन ऑफ द बिहेवियर दैट वी ऑल सीन टू नो बट वर नेवर टॉट, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं होता, लेकिन हम सीखते जरूर हैं। ये किसने कहा था, बाइबल ने कहा था 1994 में। उसके बाद है देखिएगा नल करिकुलम। नल करिकुलम क्या है, कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज नॉट टॉट, consideration must be given to the reason behind why things are not included in the official or the operational curriculum। अब नल करिकुलम वो करिकुलम जो आपके ऑफिशियल या रिटर्न करिकुलम के अंदर, जो ऑफिशियल होते हैं या ऑपरेशनल करिकुलम होते हैं या रिटर्न, यानी कि रिटर्न ऑपरेशनल करिकुलम के अंदर चीजें नहीं है, वो चीजें जो आपके इंक्लूडेड नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, बट उससे जो है ना आपको पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन आप उससे कुछ सीखते जरूर हैं। तो ये क्या आपका नल करिकुलम है, ये क्या है नल करिकुलम, जो आपका पाया नहीं जाता, मौजूद नहीं होता, जो कि इंक्लूडेड नहीं की जा सकती, लेकिन आप क्या करते हैं उससे सीखते हैं, और जो आप सोसाइटी से सीखते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आप मीडिया से सीखते हैं, ये क्या आपका नल करिकुलम है। और उसके बाद है एक्स्ट्रा करिकुलम, क्या आपका इज प्लान्ड एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशन सेशन। आपका जो एजुकेशन सेशन है स्पेसिफिक, यानी कि क्लासरूम से बाहर, विद इन द बाउंड्री, ये क्या आपका एक्स्ट्रा करिकुलम है। यानी कि आपने पढ़ाई से हट के सीखा, आपने डिबेट सीखी, आपने डिस्कशन सीखी, आपने गेम सीखी, आपने जो है कॉन्सर्ट किए, ये सारा क्या आपका एक्स्ट्रा करिकुलम है। उसके बाद फॉर्मल करिकुलम वो जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, is the accepted, committed past, written documents that are supposed to guide the practice. Here and you we might to find some of this university bulletin। अब इसमें क्या है फॉर्मल करिकुलम, आपकी जो यूनिवर्सिटी बुलेटिन होगी, कोई आपकी न्यूज आ जाती है आपके स्टडी से रिलेटेड, जो आपके जो है रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर होती हैं, कोई एजुकेशन प्रोग्राम हो गया, या कोई आपका जो कंटेंट हो गया, क्लासरूम हो गया आपके, उसमें जो आपको मटेरियल पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल करिकुलम कहलाता है। इनफॉर्मल करिकुलम क्या होगा, वो जो हम किस एक्टिविटी से सीखते हैं, जो कि डिजाइन नहीं होती, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीख रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल
करिकुलम होते हैं जो कि नॉट डिजाइन होते, नॉट प्री प्लान्ड होते हैं। सर ये नल और हिडन करिकुलम में क्या फर्क होगा? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, नल जो है, नल में ये है कि आपका रिटर्न नहीं होगा, ना आपका ऑफिशियली रिटर्न होगा, ना ही ऑपरेशनल होगा एक तो, ठीक है, ये रिटर्न में नहीं होगा। बट आपका जो हिडन है वो रिटर्न में होगा। रिटर्न में होता है ना कि उसके कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लें कि फर्ज करें उसमें लिखा है कि जी आप कहते हैं जी अ, दूसरों को चोट पहुंचाना नुकसान है, या आप दूसरों को गाली देना, अब्यूज करना क्या कहते हैं गुनाह है। अब ये बेसिकली रिटर्न जरूर है, बट इसके जो हिडन मीनिंग्स हैं कि आया इसके पीछे फैक्टर्स क्या है, लॉजिक्स क्या है, वो क्या है आपका हिडन है, ठीक है। वो रिटर्न होते हैं बट हमने उसके पीछे छुपे मीनिंग्स को जो एक्वायर करना होता है, दैट इज कॉल्ड द हिडन करिकुलम कहलाता है। लेकिन आपका जो नल है वो शामिल नहीं है, उसमें नहीं है किसी भी वजह से, बट आप उसको लर्निंग कर रहे हैं, ये क्या आपका नल करिकुलम है। सही हो गया। अब जी पैटर्न ऑफ करिकुलम ये हम कल करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव करते हैं इसकी कुछ। हम यहाँ से करेंगे, पहला पेज हमने कर लिया, तो कहते थे नेचर ऑफ द नॉलेज इज डिस्कस्ड इन 11 से करेंगे। कहते थे नेचर ऑफ द नॉलेज इज डिस्कस्ड इन, कहते हैं नॉलेज की जो नेचर होती है किस में डिस्कस की जाती है। हमेशा नॉलेज किस में किया जाता है, जहां पे भी नॉलेज की बात आ गई उसका मतलब क्या होता है, एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ द नॉलेज, द स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड द एपिस्टोमोलॉजी। तो इसलिए क्या है, नॉलेज का वर्ड आ गया तो ये क्या है, एपिस्टोमोलॉजी है। उसके बाद है नेचर ऑफ द वैल्यूज, द स्टडी ऑफ द वैल्यूज या नेचर ऑफ द वैल्यूज, ये क्या कहलाता है आपका, एक्सियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सियोलॉजी। सर ये जी जी। नॉलेज से क्या मुराद है? जो भी हम पढ़ रहे हैं वो नॉलेज ही है, तो ये स्टडी होती है, तो नॉलेज की स्टडी से क्या मुराद है? तो वही है ना, ये नॉलेज की स्टडी है, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं इसको स्टडी कर रहे हैं ना, आपको नॉलेज आ रहा है। आपने जी नॉलेज की स्टडी की, आपने की पैगंबर्स जो है हमारे, जो प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम है, उसको आपने स्टडी किया, बेसिकली नॉलेज गेन किया है ना आपने। सही। दैट द स्टडी ऑफ द नॉलेज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, ये एपिस्टोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा जो वैल्यूज है, जो आप इकदार सीखते हैं, इखलाकियात सीखते हैं कि लोगों से बिहेव किस तरह करना है, पोलाइट किस तरह लेना है, दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, ये जो स्टडी ऑफ द वैल्यूज होती है हमारी, जो हमारी खानदानी या जो हमारी रिवायती इकदार होती हैं, जो हमारी फैमिली से आ रही होती है, खानदान से आ रही होती है, हमारे खून में शामिल होती है, या हमारे मुल्क से आ रही होती है, ये क्या होते हैं, वैल्यूज, स्टडी ऑफ द वैल्यूज क्या कहलाते हैं, एक्सियोलॉजी। और जो स्टडी ऑफ द रियलिटी होती है, रियलिटी की जो स्टडी करते हैं कि जी असल फैक्टर क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है और ये हकीकत है, दैट इज कॉल्ड द रियलिटी। तो स्टडी ऑफ द रियलिटी क्या है आपका, बेसिकली आपकी स्टडी ऑफ द रियलिटी क्या है, आपकी ओंटोलॉजी होती है। ये फिलोसफिकल फाउंडेशंस के पार्ट है, तो ये आप पढ़ेंगे आगे फिलोसफी के अंदर इस सारे को। सही। उसके बाद है 13 है, इट इज कंसर्न्ड विद द कंसेप्ट ऑफ गुड और द बैड। अब देखिए गुड और बैड आपके किसके साथ डील करता है, आपको अच्छा और बुरा आपकी क्या होती है, वैल्यूज होती है ना, आपको अच्छा और बुरा बनाती हैं, ये आपकी वैल्यूज होती है कि कौन अच्छा कौन बुरा, आपकी वैल्यूज है ये क्या आपकी एथिक्स कहलाते हैं। ये गुड और बैड के आपके एथिक्स, और एथिक्स किसके अंदर डील करती है, आपकी एक्सियोलॉजी में आती है। एथिक्स किस में आती है, एक्सियोलॉजी में, क्योंकि एक्सियोलॉजी के वैल्यूज को डील करता है। तो आगे 14 देखिएगा, मेटाफिजिक्स, मैंने कल पढ़ाया था। ऑन्टोलॉजी क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ द रियलिटी। द अदर नेम ऑफ द ऑन्टोलॉजी, ये पूछता है, क्वेश्चन आता है, द अदर नेम ऑफ ऑन्टोलॉजी इज क्या है, इज कॉल्ड द मेटाफिजिक्स कहलाता है। और मेटाफिजिक्स को आप स्टडी ऑफ रियलिटी भी कह सकते हैं, यानी कि मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी, सॉरी यहाँ पे निचले में हम थे, तो मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है, दोनों का स्टडी ऑफ द रियलिटी है। उसके बाद देखिएगा 15, ब्यूटी एंड एंजॉयमेंट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस।
ब्यूटी एंड एंजॉयमेंट, यानी कि जिससे हम देखें ना, हम खूबसूरती से बड़ा लुत्फ अंदोज होते हैं, उसके अलावा हम अपनी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट करते हैं, तो ब्यूटी और एंजॉयमेंट बेसिकली क्या कहलाती है? एस्थेटिक्स कहलाती है। और दोनों मिला के एथिक्स और एस्थेटिक्स, एथिक्स और एस्थेटिक्स जो है दोनों के हैं, ये एक्सियोलॉजी है, क्योंकि आपकी वैल्यूज है ये आगे आएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल और एंजॉयमेंट, जहां पे भी ब्यूटी और एंजॉयमेंट की बात आ जाएगी वो क्या होगी? आपकी एस्थेटिक होंगी, क्योंकि एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? ब्यूटी होता है। उसके अलावा 16 देखिएगा, व्हाट इज ब्यूटीफुल। अगर पूछ लेते कि व्हाट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? एस्थेटिक होता है। ब्यूटीफुल का मीनिंग्स क्या है? एस्थेटिक। ये मैंने इसमें लिखा हुआ है ऊपर वाले में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके अलावा द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स। कौन से दो वर्ड से किया गया? अच्छा, ये भी देख लीजिएगा कि कौन से दो वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक पेपर में आया करिकुलम कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से। तो पूछ सकता है साइकोलॉजी कहाँ से आई है? ग्रीक वर्ड से आई है। कौन से दो वर्ड्स हैं? साइकी, साइकी का मतलब क्या है? सोल। और दूसरा क्या है? लोगास, लोगास का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द, इसका मतलब लोगास का मतलब क्या है? सोल। सो साइकी का मतलब हो गया, सॉरी, सोल, और लोगास का मतलब हो गया स्टडी। देखिएगा दोबारा, वो साइकोलॉजी है वो कहाँ से किया गया? दो वर्ड्स। कौन से दो वर्ड्स हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। कौन से? सैकी। सैकी का मतलब क्या होता है? आपकी माइंड से रिलेटेड है, मतलब सोल हो गया, या माइंड आ सकता है, या बिहेवियर आ सकता है यहाँ पे। और लोगास का होता है स्टडी। लोगास का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द सोल है। ये दोनों वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं? ग्रीक से लिए गए हैं। उसके बाद 18 देखेगा, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट, साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियरिस्ट के मुताबिक क्या होगा? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ द बिहेवियर होगी, ठीक है। उसके अलावा 19 देखिएगा, सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, क्योंकि सोशियोलॉजी किससे डील करती है? सोसाइटी से। तो ये क्या होगी? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी होगी। उसके बाद है 20वां देखिएगा, एक्सेप्टेड वेज ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड कल्चर। एक्सेप्टेड वेज ऑफ द लाइफ, यानी कि जिंदगी गुजारने के जो तरीके आप सीखते हैं, ये क्या होते हैं? हमारा बेसिकली कल्चर होता है, जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने अब आओ अजदाद से सीख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, मुआशरे से सीख रहे हैं। ये हमारा क्या है? कल्चर है। सो एक्सेप्टेड वेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कल्चर कहलाता है। उसके बाद 21 देखिएगा, वैल्यू व्हेन इट इज परसूड नॉट फॉर इट्स ओन बट फॉर सम एंड। कहते हैं वो वैल्यूज जो अपने लिए ना लिए जाए, लेकिन अपने से बढ़ के, यानी कि जो रूहानी में चले जाए, फितरी हालत में चले जाए, अपनी जात के लिए ना की जाए, बल्कि आप खुद से बढ़ के की जाए, वो वैल्यूज क्या कहलाती है? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहलाती है। क्या कहलाती है? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहलाती है। उसके बाद 22 है, वैल्यू व्हेन इट प्रिपेयर द वे फॉर द अदर स्टडीज। कहता है वो वैल्यूज जो हम किसी और स्टडी को तैयार करने के लिए अडॉप्ट करते हैं, वो वैल्यूज जो हम तैयार करते हैं किसी और स्टडीज को प्रिपेयर करने के लिए या अडॉप्ट करने के लिए जो हम करते हैं वैल्यूज, उस वैल्यूज को क्या कहा जाता है? प्रिपरेटरी। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं? प्रिपेयर कर रहे होते हैं खुद को दूसरी स्टडीज के लिए। तो ये कौन सी है? प्रिपरेटरी वैल्यूज होंगी। उसके बाद, सिंस ए पार्टिकुलर स्टडी इंट्रोड्यूस अस टू ए नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखें, जब किसी कोई हम पार्टिकुलर स्टडी करते हैं और नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, कि ठीक है, हम जब एक कोई खास स्टडी कर लेते हैं उसके अंदर नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? इंट्रोडक्टरी वैल्यूज, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, इसलिए क्या इंडक्टरी, इसलिए क्या इंडक्टरी वैल्यूज कहलाएगी। उसके बाद, दीज वैल्यूज लाइज इन द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट हु परसूड इन द individually and directly useful as it satisfied many wants and the needs। क्या वो कहता है कि वो वैल्यूज जो कि हम, जिसमें हम किसी सब्जेक्ट के अंदर जो स्टडी करते हैं और उसको अपने इंडिविजुअली तौर पर हम अडॉप्ट करते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं? हम अपनी नीड और ख्वाहिशात के लिए फिर उसको यूज करते हैं। अब क्या हो गया? यूटिलाइजेशन आ गया, प्रैक्टिकल है। तो ये क्या होगी? प्रैक्टिकल वैल्यूज होंगी।
उसके बाद है प्रैक्टिकल वैल्यूज आल्सो कॉल्ड, प्रैक्टिकल वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाती है, यूटिलिटेरियन। प्रैक्टिकल कौन सी होंगी, यूटिलिटेरियन, जो मुफीद होंगी, जो इस्तेमाल शुदा होंगी, आगे काबिल इस्तेमाल होंगी। वो वैल्यूज जो हम सोसाइटी से लेते हैं और उसको जिंदगी में अडॉप्ट करके हम उसको यूटिलाइज करते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर करते हैं, दीज आर कॉल्ड द प्रैक्टिकल वैल्यूज और यूटिलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, या यूटिलिटेरियन कहलाती है। सर ये जो 21 वाला एमसीक्यू है इसकी कोई एग्जांपल दे के समझा दें, इसकी समझ नहीं आई। इसका मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। कहता है वैल्यू व्हेन इट परसूड नॉट फॉर इट्स ओन बट फॉर सम एंड बियॉन्ड इटसेल्फ। कि अब देखिए इसमें यह है कि वो वैल्यूज कि जो अपने लिए हासिल ना की जाए, लोगों के लिए की जाए। मतलब कि कुछ चीजें होती हैं जो हम अपनी जात के लिए करते हैं, ठीक है, वो होती है कि हमारी अपनी जात के लिए कि हम बेहतर हो जाए। कुछ वैल्यू करते हैं कि हम अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं कि लोग उससे सीखें, ठीक है, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हमसे सीखें। अब देखिए उसमें कोई भी आपकी वो वैल्यूज, आपकी कोई पॉलिटिकल फिगर हो सकती है, कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, उसके अंदर कुछ ऐसी उसकी नेचर हो जिसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो ये क्या है, आपकी सारी ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहलाती हैं। सही। इंस्ट्रूमेंट है ना आपके लिए एक, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। जी। उसके बाद है 26, देखिएगा, ए वैल्यू विच इज कस्टमरली डिस्क्राइब्ड एंड डिजायरेबल इन ए सब्जेक्ट कन्वेंशनल। अब वो वैल्यूज जो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो रिवायती चली आ रही हैं, ट्रेडिशंस जिसको कहते हैं, ठीक है, जो शुरू से ही आ रही हैं, और मतलब कि जो हमारी कस्टम जो रिवायात है उसकी जरूरत है। मतलब कि पहले उसमें देख लें कुछ, हम अगर देखें इसमें कस्टमरी वैल्यूज जो हमारी, उसमें ये कह लेना कि आपको एग्जांपल दूं बेहतरीन अगर, तो आपकी ईदैन वगैरह हैं, जिस तरह हम मनाते हैं, हमारी कुर्बानी करते हैं, या हम सेक्रीफाइसेस करते हैं, या ईद उल फित्र या ईद उल अजहा मनाते हैं, ये क्या हमारी कन्वेंशनल है, ये हमारी रिवायती है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, और ये हमारी डिजायर है सोसाइटी की। तो ये क्या होगी, हमारी कन्वेंशनल वैल्यूज कहलाएंगी। उसके बाद वैल्यूज दैट अकर फ्रॉम देयर स्टडीज आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेयर और इंटेलेक्चुअल जॉयज। यानी कि वो वैल्यूज जो कि हमारी स्टडीज से आती हैं, जो हम पढ़ते हैं, वहां से वो वैल्यूज जो हम हासिल करते हैं, जो हमारी खुशी का बायस बनती हैं, या इंटेलेक्चुअल जो हमें जहनी तौर पर सुकून देती हैं, खुशी देती हैं, सुकून देती हैं, तो ये क्या होते हैं, इंट्रिंसिक होती हैं, अंदरूनी, जिसको अंदर से जो हमारी हमें एक सुकून देती हैं, ये क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज कहलाती हैं। उसके बाद द वैल्यूज कंसिस्ट ऑफ द प्लेयर दैट accompanies intellectual insight। कहता है कि वो वैल्यूज जो इसको अडॉप्ट करने से हमें अंदरूनी जो है ना खुशी आती है, यानी कि अंदर से इंटेलेक्चुअल इंसाइट जो हमें मेंटली तौर पर खुश होती है, वही आपकी इंट्रिंसिक होगी। और ये आपकी बेसिकली क्या कहलाती है, आप यानी कि कुछ करके आपको सुकून मिलता है, आप अपनी तरफ से यानी कि बाकी हर चीज से हट के साइड पे कर देते हैं तमाम नॉर्म्स और वैल्यूज को, लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपनी कोई जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, आप बोलते हैं, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, ये क्या लिबरलाइजिंग कहलाते हैं, लिबरलाइजिंग। 29 है, लिबरलाइजिंग वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड, लिबरलाइजिंग जो वैल्यूज है उनको क्या कहा जाता है, सेंटिमेंटल्स। ये कहां से है कि यानी कि वही पागल लोग ही करते हैं ना, कोई परवाह नहीं करते कौन क्या कहता है, वो क्या करते हैं, धड़क जो है ना बोल देते हैं, डरते नहीं है किसी के। तो ये क्या है, आपकी सेंटिमेंटल वैल्यूज कहलाती है। These values involves the basic nature of the man himself and includes elementary physical skills, basic social skills, ability to use language and the numbers। ये क्या है, essentials। essential values क्या होती हैं कि आप जो है क्या है, आपकी जो बुनियादी नेचर है, आपने बोलना है, आपने सोशल स्किल सीखनी है, आपने लैंग्वेज जो स्किल सीखनी है, फिजिकल स्किल सीखनी है, ये क्या आपकी ये नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके एसेंशियल वैल्यूज कहलाती है। जी हम यहाँ तक करते हैं आज, बाकी हम इससे आगे कल करेंगे इंशाल्लाह 31 से। जी यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा।